आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम कम संसाधन में अधिकतम उत्पादन की व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि जब न्यूनतम संसाधन से अधिकतम उत्पादन करने की क्षमता को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को प्रकाशित किया। इन्होंने टैक्स का भी सिद्धांत दिया। एडम स्मिथ ने टैक्स का भी सिद्धांत दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक विश्वेश्वरैया को माना जाता है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स का सिद्धांत दिया, भारतीय इकोनॉमिक्स का सिद्धांत दिया। उत्पादन के कितने कारक होते हैं? उत्पादन के 4 कारक होते हैं: पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। पूंजी में उसे रखा जाता है। पूंजी में उत्पादन में जो संपत्ति लगाया जाता है उसी को पूंजी कहते हैं। इसे कर्ज के रूप में भी रखा जाता है। भूमि में, यानी कि किसी भी उत्पादन की व्यवस्था में उत्पादन को उत्पादित करने के लिए जिस भी भूमि या स्थान की आवश्यकता होती है उसे भूमि कहते हैं। इसे किराए के तौर पर भी लिया जा सकता है। श्रमिक वस्तु के उत्पादन के लिए जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उसे श्रमिक कहते हैं। उद्यमी कंपनी में जिस व्यक्ति की होती है, यानी जिस व्यक्ति की कंपनी होती है उसे उद्यमी कहते हैं। यानी उत्पादन के कितने कारक? उत्पादन के 4 कारक: पूंजी, भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी। अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चारों कारक जो होता है, भूमि, पूंजी और श्रमिक, उद्यमी, इन चारों पर अधिकार निजी व्यक्तियों का होता है। यानी कि उत्पादन पर अधिकार जो होता है निजी व्यक्ति का होता है। इसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे सिंगापुर हो गया, USA हो गया, चाइना हो गया, ये सब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीबों पर ध्यान नहीं रखा जाता है। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। जब उत्पादन के चारों कारक पर सरकार का नियंत्रण हो, यानी भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी, इन चारों पर सरकार का कंट्रोल, गवर्नमेंट का नियंत्रण हो, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें उत्पादन के चारों कारकों पर निजी, यानी कि चारों कारक पर भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी, उन पर जो है निजी यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का नियंत्रण रहता है। उसे ही मिश्रित मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। नेक्स्ट है द्वैध अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत मतलब प्राचीन हो गया, जो पूर्ववर्ती यानी प्राचीन की अर्थव्यवस्था है। जैसे कृषि आधारित हो गया। आधुनिक अर्थव्यवस्था यानी कि टेक्नोलॉजी आधारित हो गया, उसे ही द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है भारत। नेक्स्ट है समानांतर अर्थव्यवस्था, पैरेलल इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? काला धन अत्यधिक बढ़ जाने से, यानी कि काला धन अत्यधिक बढ़ जाने से मौद्रिक नीतियों कम प्रभावित होती है। इससे क्या होता है? काला धन बढ़ने से क्या होता है? इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था यानी कि महंगाई बढ़ाने मतलब गवर्नमेंट उत्पादन पर नियंत्रण करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट है मौद्रिक आय। किसी श्रम के बदले मिले धन को, मतलब मेहनत के बदले जो धन मिलता है, मेहनत के बदले जो आय मिलता है उसे ही मौद्रिक आय कहते हैं। प्रयोज्य आय, डिसेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम उसे कहते हैं। मौद्रिक आय में जब टैक्स घटा देने पर, यानी कि जो हमें आय प्राप्त होता है उसमें जो गवर्नमेंट द्वारा टैक्स घटाने के बाद जो बचा हुआ धन प्राप्त होता है उसे ही मौद्रिक आय, प्रयोज्य आय कहते हैं। इसे टैक्स घटाने के बाद पूरी तरह व्हाइट मनी होता है। वास्तविक आय, रियल इनकम।
प्रयोज्य आय यानी कि डिस्पोजेबल इनकम में देनदार तथा ऋणदार यानी कि जो हमें आय प्राप्त होता है उसमें टैक्स घटाने के बाद जो लेन देन की प्रक्रिया होती है उससे भी घटा देते हैं तो हमें वास्तविक आय प्राप्त होता है। वास्तविक आय क्या होता है? वास्तविक आय जब वास्तविक आय जो है जब महंगाई बढ़ती है यानी कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी आय या हमारे आय पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है हमारे आय तो वही रह जाती है, इनकम तो सस्टेन रहता है, निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसमें कहता है खर्च बढ़ जाता है। महंगाई बढ़ने से खर्च बढ़ जाता है, खर्च बढ़ने से क्या होता है हमें आय पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अनुराधा ने 1000 रुपये कर्ज लिए थे और नीतीश की आय जो 1 लाख रुपये है तथा नीतीश को 30% टैक्स देना पड़ता है। तो इसके सभी आय की गणना करें तो मौद्रिक आय मतलब क्या हुआ? जो हमें आय प्राप्त होता है, निश्चित आय जो प्राप्त होता है 1 लाख मेरा आय प्राप्त हुआ, इनकम प्राप्त हुआ, उसमें प्रयोज्य आय डिस्पोजेबल इनकम जो है इसमें 30% टैक्स घटा देंगे तो 70,000 होगा। 1 लाख में 30% माइनस कर देंगे तो 70,000 बचेगा। और वास्तविक आय मतलब क्या होता है? जो हमें लेन देन की प्रक्रिया है उससे भी घटाना पड़ता है। तो 70,000 में 4,000 घटा देंगे तो 66,000 बचेगा। यही हमारा वास्तविक रियल इनकम हुआ। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किसी देश के अंदर सभी घटक सरकारी हो या निजी हो, यानी किसी भी देश की सीमा के अंदर सरकारी हो यानी गवर्नमेंट हो या निजी हो, प्राइवेट हो, उससे मिलने वाले कुल आय के टोटल कर देने पर हमारे राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। यानी कि देश के अंदर सभी घटक प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो उससे मिलने वाले टोटल इनकम को हम टोटल करके जोड़ देते हैं तो इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे हम एनएनपी में कहते हैं। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। राष्ट्रीय आय को इसमें अप्रत्यक्ष कर भी घटाना पड़ता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय शुद्ध नेट लग गया तो शुद्ध हो गया। शुद्ध राष्ट्रीय आय को यहाँ प्रत्यक्ष टैक्स भी घटाना पड़ता है, जो इसमें टैक्स लगता है उसे माइनस करना पड़ता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी केंद्रीय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। केंद्रीय CSO की स्थापना 1951 में हुई थी। 29 जून को PC महालनोबिस का जन्मदिन महालनोबिस का जन्मदिवस के अवसर पर CSO 29 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत में दादा भाई नौरोजी ने 1968 में भारत की प्रतिलिखित आय 20 रुपये निकला था, जो सालाना था। 20 रुपये 1968 में जो था सालाना था। इन्होंने अपने दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसे लिखा है। लेकिन वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,12,000 सालाना है। किसी भी देश की प्रगति को दिखाने का किसी भी देश की प्रगति यानी देश के विकास का जो दिखाने का जो माध्यम होता है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही पता चलता है कि किसी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कैसी है। भारत में प्रति व्यक्ति आय निकालने का जो फॉर्मूला है राष्ट्रीय आय, देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम बटे पॉपुलेशन। हिंदू विकास दर द्वारा राष्ट्रीय आय निकाला गया था, यह स्थिर कीमत पर निकाला गया था। हिंदू विकास दर के आधार पर जो राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी इसमें स्थिर कीमत पर की गई थी, जो सफल नहीं रहा। फिर उसके बाद चालू कीमत के आधार पर, चालू कीमत क्या होता है? जो हमारे वर्तमान में जो चल रहा वित्तीय वर्ष होता है उसी में निकाला, उसी से राष्ट्रीय आय निकाला था। इसमें यह भी सफल है, यह भी नियम जो सफल नहीं हो सका। इसके बाद है स्थिर कीमत। इसकी स्थिर कीमत में क्या होता है? जो पिछला वर्ष है यानी कि प्रीवियस ईयर, जो ही वर्तमान वर्ष चल रहा है उसका प्रीवियस ईयर पिछला साल के जो है उसके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम किसी पिछले वर्ष का आधार वर्ष मानकर ही निकालते हैं। भारत के जो आधार वर्ष है 2017-18 है, इसी को आधार वर्ष मानकर स्थिर आय की कीमत राष्ट्रीय आय की कीमत निकाली गई थी। लेकिन यह अभी
में अभी पूरी तरह से सफल नहीं है। उसके बाद जो राष्ट्रीय आय निकालने के भारत में वास्तविक विधि 3 विधि है: उत्पादन विधि और आय विधि और उपभोग विधि। उत्पादन विधि में जो निकालने का जो नियम है, जो उत्पादित समस्त वस्तुओं की, इसमें उत्पादन के समस्त वस्तुओं और सर्विस सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। यह मतलब देश के अंदर किसी भी सीमा के अंदर जो समस्त उत्पादित वस्तु, या देसी हो चाहे विदेशी हो, सभी को जोड़ा जाता है। इसे जीडीपी या जीडीपी को भी दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि दोहरी गणना पड़ जाती है। उत्पादित समस्त वस्तुओं को जोड़ा और अंतिम वस्तुओं को भी, मूल्य को भी जोड़ा जाता है। जो उत्पादन में जो खर्च होता है, जो अंतिम वस्तु प्राप्त होता है, उसको भी जोड़ा जाता है। तो यह काफ़ी कठिन प्रक्रिया है। ये क्या है? बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। आय विधि इसमें क्या होता है? सभी क्षेत्रों की आय, उत्पादन में लगाए गए सभी निजी और सार्वजनिक सभी क्षेत्रों की इनकम को, आय को जोड़ा जाता है। इससे राष्ट्रीय आय, इसमें भी दोनों विधि से, यही बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसमें अभी राष्ट्रीय इस विधि से भी आय निकालना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट है उपभोग विधि। इसमें उपयोग तथा बचत को जोड़ा जाता है। इस विधि में क्या होता है? उपयोग तथा बचत को जोड़ा जाता है। बचत को भी जोड़ा जाता है और जो उपयोग वस्तु इसमें, उसे भी जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी उसे कहते हैं, जीडीपी निकालने का सबसे, जीडीपी जो है, या किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु, या देश के अंदर भारतीय हो या विदेशी हो, जिस पर भारत के ही नियम लागू होते हैं, जिस पर क्या होता है? भारत के ही नियम लागू हो, भारतीय सरकार के नियम लागू हो, समस्त अंदर जितने भी उत्पादन होता है, उसमें उत्पादन की सेवाओं पर, यानी पूरे जहाँ तक भारत सरकार का नियम लागू होता है, उसको जोड़ा जाता है। उसमें उसे ही जीडीपी कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर, टाटा कंपनी भारत की है और एलजी कंपनी विदेशी है। तो ये टाटा कंपनी ये तो भारत में उत्पादित हो रही है। एलजी कंपनी की भी भारत में उत्पादित हो रही है। तो हम इसे टोटल करेंगे, क्योंकि इसमें अगर विदेशी कंपनियां भारत में चल रहा है, तो इसमें भारतीय सरकार का ही नियम लागू होगा। तो जीडीपी निकालने के लिए टोटल करना पड़ेगा। 800 + 300 यानी कि 1100 हो जाएगा इसका पूरा जीडीपी। और जो ये आय है, इसी में इंक्लूड है। अब जीएनपी, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, यह पैसा राष्ट्र के काम आता है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, यह राष्ट्र का पैसा है। इसमें केवल भारतीय की आय को शामिल किया जाता है। तो भारतीय आय को शामिल करने के लिए हम जीएनपी निकालने के लिए पूरा जीडीपी में पहले देखेंगे कुल भारतीय की आय कितनी है, यानी टोटल जीडीपी में हम जब विदेशी आय को घटा देते हैं, विदेशी द्वारा, यानी कि विदेशों द्वारा प्राप्त भारत में अर्जित आय, और भारतीय व्यक्ति जो विदेशों में अर्जित करते हैं, इसको हम इसे समझते हैं कि जब कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जब विदेशी इंडस्ट्री है जो भारत में लगी हुई है, और कोई जो भारत में है, कोई भी मतलब भारत में इंडस्ट्री है और विदेशी व्यक्ति यहाँ आके व्यापार करते हैं, यहाँ आके कारोबार करते हैं, वो अपना यहाँ से इनकम कमाते हैं। और भारत के जो लोग हैं, भारत के जो कर्मचारी हैं, वो विदेशों में जाकर अपने व्यापार करते हैं, काम करते हैं, इनकम प्राप्त करते हैं। तो दोनों को क्या करेंगे? दोनों घटा देंगे। दोनों को घटाने के बाद जो हमें शेष प्राप्त होता है, उसको जीडीपी में जोड़ देंगे। तो वही हमारा राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा। तो यहाँ पे वही टाटा कंपनी भारत की हो गई, एलजी कंपनी हो गई विदेश कंपनी, इसको इतना होगा, टोटल को जोड़ेंगे तो जीडीपी निकल जाएगा। जीडीपी निकलने के बाद क्या होता है कि ये जो 300 तो विदेश की हो गई, ये तो एलजी कंपनी की 300 विदेश की हो गई,
और राम का जो वेतन है 150 है, जो विदेशों में कमाया है, तो इसको इसमें घटा देंगे। तो 1100 में से 150 माइनस 300 घटाएंगे तो फिर 150 होगा, फिर 150 1100 में घटा देंगे तो 950 हो जाएगा। तो शुद्ध GNP जो निकलेगा वो 950 होगा। एक्स माइनस वाई को शुद्ध आय माना जाता है, क्योंकि यह विदेश एक्स हो गया विदेशों में अर्जित आय, और वाई हो गया विदेशी द्वारा भारत में अर्जित आय। जब एक्स और वाई यानी कि विदेशी आय विदेशों में अर्जित आय, विदेशों में भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय और विदेशों द्वारा भारतीय में अर्जित आय, यानी विदेशी व्यक्ति जो भारत में आय प्राप्त करते हैं और भारतीय व्यक्ति जो विदेशों में आय प्राप्त करते हैं, दोनों बराबर हो जाए तो संतुलन अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यदि एक्स अधिक हो जाए, एक्स की आय जो अधिक हो, यानी कि भारतीय विदेशियों में अर्जित जो आय है, भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय जो है वो जब अधिक हो जाएगा तो GDP से बड़ा हो जाएगा GNP। लेकिन जब एक्स और इक्वल टू वाई बराबर हो जाए, एक्स बराबर वाई हो जाए, यानी कि भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय और विदेशी व्यक्ति द्वारा भारत में अर्जित आय दोनों समान हो जाए तो GDP बराबर GNP निकलेगा। इसे बंद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और जब नेक्स्ट केस टू है भारतीय व्यक्ति द्वारा विदेशों में जब भारतीय व्यक्ति द्वारा विदेशों में अर्जित आय अधिक हो जाए विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित आय, यानी कि विदेशों में जो भारतीय द्वारा अर्जित आय प्राप्त करते हैं उससे अधिक हो जाए, यानी भारतीय व्यक्ति जो विदेश में अर्जित प्राप्त कर जो विदेशों में आय प्राप्त करते हैं और विदेशी व्यक्ति जो भारत से आय प्राप्त करते हैं, दोनों में भारतीय व्यक्ति की आय जो अधिक हो जाए तो इसमें क्या होता है, GNP अधिक होता है। GNP अधिक होने से देश को लाभ होता है। नेक्स्ट है जब विदेशी व्यक्ति द्वारा अर्जित आय जब भारतीय व्यक्ति जो विदेशी द्वारा भारतीय में अर्जित आय जब विदेशी व्यक्ति भारत में आय अधिक प्राप्त करते हैं इसके तुलना में भारतीय व्यक्ति कम प्राप्त करते हैं, तो इसमें क्या होता है, देश को हानि होती है। और चौथा है एक्स इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि भारत में भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय और वाई में विदेशी द्वारा भारत में अर्जित आय जब बराबर हो जाए, यानी बराबर होकर 0 हो जाए तो अर्थव्यवस्था इसे यानी GNP इक्वल टू GDP से बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है GDP तथा GNP का अंतर क्या है, यानी GDP माइनस GDP में GNP को माइनस करेंगे तो GDP माइनस एक्स प्लस वाई, यानी वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स क्या था, वाई माइनस एक्स जो हो गया यही शुद्ध आय है। शुद्ध है यानी कि विदेशी व्यक्ति जो भारत में आय प्राप्त करते हैं और भारतीय व्यक्ति जो विदेशों में आय प्राप्त करते हैं, दोनों का जो अंतर होगा वही शुद्ध आय होगा। शुद्ध आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, यह देश की शुद्ध पैसा है। देश का शुद्ध पैसा क्या है, NNP है। यानी इसमें मशीन के टूट फूट गिरावट आदि को भी घटाया जाता है। तो लेकिन यानी कार में लगे जो मशीन के पार्ट जो है वो टूट फूट होता है, जो खर्च होता है उस सबको हटाया जाता है, इस सबको हटा दिया जाता है तो वही शुद्ध आय होता है। यानी NNP शुद्ध नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए GNP में जो मूल नाराज है, जो घिसावट है उसको घटा देते हैं तो वही नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर टाटा की कोई सामान 800 रुपये है, टाटा की कम 800 है और LG का कोई प्रोडक्ट है 300 रुपये का।
और राम की आय 150 है और मूल्यह्रास कितना है 50 रुपये, तो जीडीपी कितना है 800 प्लस 300 1100 रुपये, तो जीडीपी निकल जाएगा। और जीएनपी निकालने के लिए हम टोटल को पहले टोटल प्रोडक्ट प्राइस को टोटल उत्पादन को जोड़ेंगे 800 प्लस है ये 300 1100 हो जाएगा टोटल 1100। उसमें क्या होगा कि जो 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 बचा है यानी कि जो विदेशी द्वारा प्राप्त आय है वो 300 है और भारतीय द्वारा आय प्राप्त 150 है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना 150 और यही इसमें घटा के जीएनपी निकाला गया है 950। और एनएनपी यानी शुद्ध जब निकालेंगे तो मूल्य घिसावट जितना 50 है ना 50 को माइनस कर देंगे तो 950 माइनस डी यानी 950 माइनस 50 यानी कि 900, यहाँ 900 होता, यहाँ 900 होगा, यहाँ 900 होगा, 900 होता। नेक्स्ट है जीएनपी तथा एनएनपी में क्या अंतर है। जीएनपी माइनस एनएनपी, जीएनपी माइनस जीएनपी किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है, प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की प्रगति को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम जीडीपी है। किसी भी देश के जीवन स्तर दर्शाने का प्रति व्यक्ति आय से ही पता चलता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। विकसित जितनी जीडीपी अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जीडीपी कम है तो प्रति व्यक्ति आय अच्छा है, प्रति व्यक्ति आय ठीक नहीं है, निचले स्तर पर है। किसी देश की प्रगति दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम जीडीपी है, अभी पता है ना। जीडीपी जैसा रहेगा देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी ही देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करती है। मूल्य के आधार पर भारत की जीडीपी 6ठे स्थान पे है और 1 नंबर पे अमेरिका है। पीपीपी क्रय शक्ति परचेजिंग पावर प्राइवेट है। पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पे है, यानी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है 3रे स्थान पे है। प्रथम और दूसरे स्थान, प्रथम स्थान पर परचेजिंग पावर प्रथम स्थान चीन का है, दूसरे में अमेरिका का है।